Hello everyone, I am Prashant and I teach physics for NEET and JEE along with board classes. So today topic we are going to quick overview of Newton's law of gravitational forces. What is it and how Newton formulated this? मतलब कि न्यूटन्स को कैसे पता चला कि ये फोर्सेस आपको किस तरीके से ड्राइव करती है, कैसे अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को अगर कोई बॉडीज है तो, और किस तरीके से हमें स्टडी करना है, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या फिर जेई या फिर नीट के लिए हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक डालते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा कि ये फोर्सेस ऐसे देखने को मिलती है। सो टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन आखिर ग्रेविटेशन के मुद्दे तक पहुंचा कैसे। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हम सभी ने सुनी है। न्यूटन बैठा था बगीचे में और सेब गिरा, और इस चक्कर में न्यूटन ने ग्रेविटेशन ऑफ लॉ की नींव रख दी, खोज दिया वहां से। लेकिन ये कहानी इतना सीधा नहीं है। न्यूटन्स के लॉ को समझने के लिए हमें न्यूटन्स को समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स आखिर सोचता कैसे था, क्या उसके दिमाग में चलते रहता था। न्यूटन्स के बारे में बेसिक चीजें जो ये कही जाती है कि न्यूटन्स अपने आप को बहुत अकेला में रखता था, अपने आप को अकेलेपन से अपने आप को दूर नहीं कर पाता था, यानी कि बहुत ही अकेला रह के सोचने वाला बंदा था। साइंटिस्ट अधिकतर ऐसा ही होते हैं, थोड़े पागल टाइप के या फिर बिल्कुल अकेलेपन एलोन टाइप के। अब इसके लिए न्यूटन्स का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा जिम्मेवार था, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाते हैं। बात है मिड 16 17 की। उस समय इंग्लैंड में कुछ प्लेग आया था जिसकी वजह से न्यूटन्स कैम्ब्रिज में नहीं रुक पाया और घर चला गया। घर जाके अपने बगीचे में बैठे बैठे ये सोच रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा हुआ दिमाग में। तभी आया कि एप्पल जो ऊपर से गिरता है वो जमीन पे ही क्यों गिरता है, और धीरे धीरे वो इसे सोचने लगा। अब न्यूटन इस लॉ तक पहुंचा, उससे पहले ऐसा नहीं था कि दुनिया में किसी को जो है वो लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पता नहीं था। न्यूटन्स ने खुद लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर कर रखा था। साथ ही साथ न्यूटन्स को ये भी पता था कि जो लॉ ऑफ मोशंस है, जो फोर्स है, बेसिकली कोई भी फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। आगे जाके हमने रोटेशनल में भी जो है वो देखा कि अलग अलग तरीके से इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन में बताया था। अब जब बात यहां से आती है तो न्यूटन को यह बात पता था कि अगर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से कोई चीज फॉल कर रहा है, तो वो फोर्स न्यूटन के हिसाब से ये चीज अप्लाई होना चाहिए। यानी कि न्यूटन ने जिस भी फोर्स की खोज की, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की, तो उस फोर्स में उसे एक चीज तो पता था कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस मुद्दे पे, इस लॉ पे फिट नहीं आ रहा था। तो अब न्यूटन्स को अपने आसपास के चीजों को देखने के बजाय ऊपर देखने की जरूरत थी। ऊपर कहां देखने की जरूरत थी? अब जैसे ये अर्थ है, और अर्थ के मान लो कि यहाँ पे एप्पल का वो पेड़ हमें देखने को मिला था जहां से एप्पल फॉल किया था। न्यूटन्स यहाँ पे बैठा हुआ है। अब न्यूटन्स ये देखता है कि जो एप्पल है वो कहाँ नीचे फॉल किया। अब न्यूटन्स ने दिमाग लगाया कि क्या ये एप्पल धरती पे गिरा है इसकी तरफ, अगर कोई यहाँ पे होता तो क्या होता, अगर यही एप्पल का पेड़ यहाँ पे होता तो क्या होता, ये भी जो है कहाँ फॉल करता, यही फॉल करता। तो न्यूटन्स को एक बात समझ में आ गई थी कि जो ये फोर्स है ना, ये ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब नीचे या ऊपर यहाँ पे तो है कुछ है नहीं, मतलब इसका मतलब यही था कि जो सेंटर है, सेंटर कहीं ना कहीं ये फोर्स सेंटर से निकल के आ रहा है, जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और यहां से जब न्यूटन अपनी नजर उठाता है, ऊपर देखता है, तो देखता है यहां तो मून भी है, यहां तो मून भी है, और ये मून धरती पे तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ घूम जरूर रहा है। अब उस समय तक केपलर्स के लॉ आ चुके थे, जो प्लानिटरी मोशन है, आगे इसी में हमें देखने को मिलेगा।
केपलर्स के लॉ थे, कोपरनिकस का था, गैलीलियो, इन सब की यूज से ये पता लग चुका था कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जो सब प्लैनेट है यानी कि जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो किसी भी प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो जुपिटर के जो रिसेंटली खोजा गया था उस समय, चाहे वो जुपिटर के जो सैटेलाइट हो या फिर अर्थ का सैटेलाइट हो, वो क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। साथ ही साथ उस समय ये भी पता था कि जो ये सैटेलाइट है मून, ये अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पता था। साथ में ये भी पता था कि ये जो मोमेंटम कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कितना जो है टाइम पे घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड भी पता था। और इसके साथ साथ सारे कैलकुलेशन लगा के ये भी पता था कि ये जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, ये भी पता था। तो न्यूटन्स को जब ये पता चला कि जब ये लॉ ड्राइव करने के लिए गया, तो उसे ये चीज पता थी कि जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाइलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये रोटेशनल मोशन कर रहा है इसके आसपास, एक तरह से क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, गिर नहीं रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर थी कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं न्यूटन्स के हिसाब से मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इतना तो न्यूटन्स को पता था। अब आगे न्यूटन ने क्या किया कि अब न्यूटन्स को कुछ चीजें जो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें पता है, उसे ये पता था कि अगर कोई चीज जैसे एप्पल हो गया या कोई दूसरा चीज हो गया फॉल करता है तो उस किस एक्सेलरेशन से धरती पे जाएगा। अब न्यूटन्स ने ये कैसे कैलकुलेट किया, न्यूटन्स ने अलग अलग ऑब्जेक्ट को बार बार फॉल करा के, जैसे कि अगर मैं इसको फॉल कराता हूँ, ऐसे गिर गया, सॉरी, एप्पल को फॉल कराया, उसके साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्ट को फॉल कराया, और बार बार जो अपने लॉ ऑफ मोशंस की इक्वेशंस है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन इक्वेशन जो है उसको लगा सकते हैं, तो उस इक्वेशन से ये पता कर लिया कि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की तरफ अंदर गिरने की, नीचे जाने की, वो कितना है, यानी कि एक एप्पल की जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ये न्यूटन को पता चल गया। जो एप्पल की एक्सेलरेशन है वो कितना है, ये न्यूटन को पता है। साथ ही साथ जब उस समय ये सारी चीजें कैलकुलेटेड थी, कौन कौन सी चीजें, मून कैसे रोटेशन कर रहा है, किस पाथ पे घूम रहा है, साथ ही साथ उस पाथ का जो वो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कितने डिस्टेंस पे है, ये सब कुछ उस समय न्यूटन को पता था। तो न्यूटन ने क्या किया कि जो एप्पल का एक्सेलरेशन है ये कैसे निकाला, कोई भी चीज जब हम यहाँ से फॉल करते हैं कितने डिस्टेंस पे गया, कितना टाइम लगा, उससे एक्सेलरेशन निकाल सकता था। न्यूटन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो उस एक्सेलरेशन को और जो मून का एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ऑफ मून, उसको कंपेयर किया किसके साथ, किसके साथ डिपेंड कर सकता था। तो उस समय क्या डिपेंड कर सकता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूटन यहां से छोड़ रहा है, जमीन पे फॉल किया, तो ये डिस्टेंस निकाल सकता था, लेकिन इस डिस्टेंस से काम बनी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहां से सरफेस पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस काम बना नहीं। तो न्यूटन ने क्या किया, डायरेक्ट सेंटर से उस डिस्टेंस को ले लिया, यानी कि एक तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया। तो यहाँ पे क्या रखा, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, एप्पल किससे कितना दूरी पे है, सेंटर से कितना दूरी पे है, ये रख लिया। और साथ ही साथ जो डिस्टेंस था सेंटर से मून का, वो डिस्टेंस रख लिया, यानी कि यहां से डिस्टेंस ऑफ मून रख लिया। अब इसको कैलकुलेट करके देखा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रेशो में आ रहा था जहां पे जो इनके बीच का डिस्टेंस था उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता था, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता था। यानी कि न्यूटन ने किया क्या, एक्सेलरेशन एप्पल का निकाला, और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है वो मून का निकाला, और उसको किसके साथ इक्वेट कर दिया, जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, सेंटर से, अगर सेंटर है अर्थ का, तो अर्थ के सेंटर से जो एप्पल का डिस्टेंस है वो ले लिया, और साथ ही साथ अर्थ के सेंटर से जो मून का डिस्टेंस है ये ले लिया, और फिर देखा कि जो एक्सेलरेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और जो है इस फॉर्मूले में हमें देखने को मिलता है कि न्यूटन ने जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा तो देखा कि जो फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का वो आएगा F/m। अब कहीं ना कहीं जब फोर्स में एक किसी भी ऑब्जेक्ट का जब रख रहा था मास,
तो दूसरे मास से इक्वेट होके क्या हो रहा था, मास कैंसल आउट हो जा रहा था। यानी कि अगर यहां पे लिख लेते हैं, अगर न्यूटन ने एक्सेलरेशन निकाला तो फोर्स में अगर कोई मास आया, जैसे फोर्स में m इंटू ए आया कहीं भी, और नीचे देखा कि नीचे मास से डिवाइड हो रहा है, तो देखा कि मास मास कैंसिल हो जा रहे हैं। अब मास मास कैंसिल हो जा रहे थे तो इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो न्यूटन ने देखा कि कहीं ना कहीं इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा कि केवल एक ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं, बल्कि जो ये फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहीं ना कहीं हम जिस दो ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं उन दोनों के मास पे डिपेंड करता है। तो अब न्यूटन को ये बात पता चल गई कि न्यूटन में जो है, इस फॉर्मूले में हमें क्या देखने को मिला कि जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जो इनके बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा था, और साथ में जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट का उस पर डिपेंड कर रहा था। और न्यूटन फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक का मास अगर m1 है और दूसरे का मास m2 है तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ यही फोर्स जो है वो उनके बीच के सेपरेशन के और स्क्वायर के इनवर्सली उस पे डिपेंड कर रहा है। अब जब न्यूटन ने इस फोर्स को इक्वेट किया तो देखने को क्या मिला कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2, जो कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, चाहे वो मून ले लिया या फिर अर्थ ले लिया या फिर एप्पल ले लिया, ये, और साथ ही साथ इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और यही से ये फॉर्मूला जो है हमें देखने को मिला कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो अब डिराइव हो चुका था फाइनली, इतना कुछ सोचने के बाद। अब न्यूटन ने और भी बहुत कुछ जो है वो सोचा होगा, लेकिन हाँ, न्यूटन को इतना पता था कि अब ये जो फोर्स है वो इन चीज पे डिपेंड है। अब किसी भी प्रोबेबिलिटी साइन को हटाने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो आएगा। अब वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आया, वो कांस्टेंट हमें देखने को मिला कि जो F है वो कैपिटल G, जो कि होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 m2 जो कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट है और इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, ये जो है एक फोर्स देखने को मिला जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स है। साथ साथ ये भी देखा कि ये जो फोर्स है ना, हमने अभी डायग्राम पे देखा था कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यहां से अप्लाई हो जा रहा है या यहां से अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स क्या देखने को मिला कि नेचर में ये हमेशा सेंटर टू सेंटर जा रहा है, यानी कि एक सेंट्रल फोर्स है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसके सेंटर से सेंटर को ये फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और अप्लाई कैसे हो रहा है नेचर में, तो अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दो मासेस है, और ये अगर इसका सेंटर जो है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है इस अलोंग में, तो ये भी क्या करेगा, ऐसे इस लाइन ज्वाइनिंग में आपको देखने को मिला। अब ये फोर्स ऐसा नहीं था कि आपको कहीं ऐसे दिखाई दे देगा, अगर फोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको कहीं ऐसे लगाएगा या कहीं ऐसे लगाएगा या कहीं ऐसे लगाएगा। अब ये चीजें इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, लेकिन जो फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, जो दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा वहां हमें देखने को मिला। तो ये चीजें, अब अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे लिखेंगे, ये भी जो है रूल्स में दिया हुआ है। अगर कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट 1 और ये है ऑब्जेक्ट 2, तो जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट 1 पे लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जो 2 पे लगेगा वो लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिला। और मैग्नीट्यूड में कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड में हमें हमारे पास ये दिया हुआ है। सो अब बात करते हैं हम लोग कि जो जी है वो क्या है और वो कैसे आया। लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो m है, अगर हम लोग अर्थ और मून को देखते हैं तो एक मास जो m है वो अर्थ का मास है, तो वहीं पे एक m2 जो है वो मून का मास है। इस तरह से अगर हम लोग अर्थ और एप्पल में देखते हैं तो जो एक m है वो अर्थ का है, तो जो एक m जो मास है
वो है एप्पल का, या फिर अगर मैं स्पेन को बोलूँ तो स्पेन का, या फिर अगर ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अट्रैक्शन की वजह से हम लोग, ये अट्रैक्शन है लेकिन हम लोग एक दूसरे के बीच में घिंचे हुए नहीं जाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि जो जी की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, और जो बाद में प्रैक्टिकल तरीके से निकाला गया वो जी की वैल्यू निकाला गया 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये यूनिट है इस जी का, और वो कैसे आया उसको एक बार देख लेते हैं, और फिर देखेंगे कि जो ये जी है ये कैसे आया एक्सपेरिमेंट के जरिए से। तो उसको जो हम एक बार समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो जी है उसको एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं कि ये है क्या और कैसे जो है ये आपको देखने को मिलता है। सो अब जी की वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, तो जी जो हमने देखा कि वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो जो है इसका यूनिट हो गया। अब इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि डायमेंशन जो है वो हमें कितना देखने को मिलेगा। तो अगर डायमेंशन से हम लोग देखें तो न्यूटन जो है वो आपको ml/t-2, और साथ में मीटर का जो है वो l स्क्वायर हो जाएगा, और केजी का आपको m स्क्वायर केजी स्क्वायर है, तो m स्क्वायर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि m का पावर -1 हो जाता है, l क्यू और t के पावर -3, ये जो है हमें क्या है इसका डायमेंशन देखने को मिलता है g का। अब बात कर लेते हैं कि g की जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। कितना स्मॉल है? 10⁻11 में है। और अगर हम लोग इस फोर्स को लिखे तो देखा जाएगा बहुत ही छोटा, बिल्कुल जीरो के बराबर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाती। जो हेवनली बॉडीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स से बाइंड करके रखती है, बाइंडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है, जिसको हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर जाएगा वो आपको देखने को मिल जाता है। अब बात लेते हैं कि जो जी है ये जी कैसे आता है और कैसे ये जी जो है वो देखने को मिला। अब न्यूटन ने इस फोर्स को जब डिराइव किया तो न्यूटन को यह बात पता था कि कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, लेकिन उस समय ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा पाया कि जी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट यही देखने को मिलेगा जो कि ये वाली वैल्यू है। तो अब इस लॉ को, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, उस लॉ को फॉर्मुलेट करने के ऑलमोस्ट 71 ईयर्स बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कैवेंडिश, और ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं इस जी को निकालने के लिए, और तब हमें जी की वैल्यू देखने को मिलता है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो कहीं पूछा नहीं जाता, जाना नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर बोर्ड के लिए देखा जाए तो जान लेना जरूरी है कि आखिर ये आया कैसे, जैसे आपको इस लॉ के बारे में थोड़ा सा फीलिंग आ जाए कि हाँ किस तरीके से ये लॉ काम करते हैं। तो एक बार हम लोग जो कैवेंडिश का जो एक एक्सपेरिमेंट था जी को फाइंड आउट करने का, उसको देखते हैं कि कैसे जो है इन्होंने फाइंड आउट किया। सो लॉ के फॉर्मुलेट होने के ऑलमोस्ट 71 ईयर्स बाद कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि दो छोटे छोटे लीड के बॉल लिए, दो छोटे छोटे बॉल लिए, और उस बॉल को एक बहुत ही पतली स्ट्रिंग से या रॉड से दोनों को एंड पे ज्वाइन कर दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या किया, एक रॉड लिया और एक इसी रॉड पे दो छोटे छोटे बॉल को यहाँ पे अटैच कर दिया। ऐसे समझ लीजिए कि एक डंबल जो है वो फॉर्म कर लिया, कि डंबल जो है डंबल के रूप में हमें देखने को मिल गया कि एक डंबल जो है वो फॉर्म कर लिया। और इस पूरे जो एक डंबल शेप बनता है, छोटा सा मास, इस छोटे से मास को एक बहुत ही पतली स्ट्रिंग से इस जो रॉड है इसके लेंथ के हाफ पे बिल्कुल मिडिल में इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया, स्ट्रिंग से लटका दिया। अलग अलग हो गया, थोड़ा सा इसको इक्वल करते हैं, ऐसे स्ट्रिंग से लटका दिया। साथ ही साथ ऐसा इंतजाम किया कि दो और बड़े बड़े जो सेम मटेरियल के मास है उनको लेके आए। जरूर नहीं है सेम मटेरियल का हो कोई मटेरियल, लेकिन हाँ सेम मटेरियल के मास रखे,
दो बड़े बड़े मास जो है आपको यहाँ देखने को मिला, दोनों के अपोजिट साइड में। और ये ऐसे रखा कि अगर ये रोटेट भी करेगा, जैसे हवा में रोटेट भी करेगा, तो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे चलते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ एक और व्यवस्था किया इसने कि यहाँ पे इस वाले जो स्ट्रिंग है ना, जो रॉड है, ये एक बहुत ही छोटा सा मिरर लगाया, बहुत ही छोटा सा मिरर लगाया। और इस मिरर से यहाँ पे एक लाइट जो है, लाइट सोर्स को यहाँ से इस मिरर पे जो है इंसिडेंस किया गया। फिर देखा गया जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस रिफ्लेक्शन को एक स्केल पे मेजर किया गया, एक स्केल पे मेजर किया गया कि ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है डेविएशन। हम लोग यहाँ पे मेनली जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है ये चेक कर रहे थे कि ये जो है कितना डेविएट करता है इस मास को रखने के बाद। अभी मास रखा नहीं है, अभी ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से रिपीट करेगा कि अब हमने यहाँ पे ये सारे सेटअप कर दिया है। अब होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको जो है थोड़ा सा करके ऐसे दिखाता हूँ कि हमने बहुत बार नोटिस किया होगा नॉर्मली कि जब भी हम लोग किसी चीज को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो क्या करता है कि ऐसे अपने आप ही हल्का हल्का इधर उधर ट्विस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में आने से पहले। और फिर ये जो ट्विस्ट किया हमने, इस ट्विस्ट को वो अपने आप ही एडजस्ट करके फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल जो ये वायर है वो क्या करेगा, कवर करेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये करेगा कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ ये जो वायर है इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा टॉर्क के रूप में। तो इस जो प्रैक्टिकल है, इस एक्सपेरिमेंट में यही देखने को मिला क्या कि जब भी यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम में आ गए थे उसके बाद से दो जो बड़े बड़े मास है, इस मास को कुछ ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है। फिर देखा जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपने आप, ये छोटे छोटे जो मास है ये अपने आप ही ट्विस्ट होते होते धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम के बाद ये आके यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे स्ट्रिंग पे, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उस स्केल से हम लोग मेजर कर लेंगे कि ये एंगल कितना ज्यादा डेविएट किया। तो उससे क्या होगा कि अब जब जी के हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि जो फोर्स रखेंगे, नेट फोर्स रखेंगे, वो कहीं ना कहीं जो लेंथ होगा ये रॉड का उस पर डिपेंड होगा, और साथ ही साथ जो टॉर्क होगा और जो थीटा होगा उस पर डिपेंड कर जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग पूरा फोर्स जब देखते हैं ना तो क्या आएगा, जी m1 m2 जो कि मास है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, और जो ए एल है ये थीटा क्यू के इक्विवेलेंट आ जाता है। और इसी तरीके से अब इस एक्सपेरिमेंट से ये मैं निकालने का मुद्दा ये था कि यहाँ पे ये एल जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये हमें पता था, जो रॉड है वो पता था, साथ में थीटा कितना आता था वो मेजर कर लिया, जो टॉर्क था, जो टेंशन आ रहा था इसमें वो भी मेजर कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या बचता है कि सब कुछ रखने के बाद, सब कुछ रखने के बाद सिर्फ एक वेरिएबल बचता है, और वो बचता है जी। और इससे निकल के आया जी की एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि है यूनिवर्सली कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो हम मून पे अप्लाई करें, मार्स पे अप्लाई करें, गैलेक्सी में अप्लाई करें। और इसका हम लोग आज जब इतना डेवलप कर चुका है तो हम लोग इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे देखते हैं कि अगर सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बहुत सारे जो प्लानट है वो रोटेट हो रही है। इसी तरह से कोई बड़ा सा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, उसके अराउंड भी हम देखेंगे तो बहुत सारे सेटेलाइट जो है वो 70, 74, 50 सेटेलाइट घूम रही हैं। इस तरह से अगर हम गैलेक्सी में देखेंगे तो बहुत सारे जो सन्स है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है उस गैलेक्सी को रोटेशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ है और ये कांस्टेंट है, न्यूटन के लॉ को और ज़्यादा मजबूत बनाया और उसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में मदद किया। तो ये तो था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस तरीके से आया, और साथ ही साथ जी की वैल्यू कैसे हमने निकाला। ये था इंट्रो वीडियो, और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया है, जिसको एक बार हम लोग कॉन्साइज करके देख लेते हैं कि जो न्यूटन्स का लॉ था वो आखिर न्यूटन्स ने उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा ड्राइव करने से पहले, और किस तरीके से ड्राइव किया, और किस तरीके से जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है
उसने मदद किया न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसको ड्राइव करने में, और साथ में किस तरीके से जो जी है, जो जी का कॉन्सेप्ट है वो आया। हम वैल्यू याद कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम लोग हर जगह अप्लाई भी करते रहते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये पता नहीं होता कि वो आया कैसे और किस तरीके से जो है वो वैल्यू लेके आए थे। तो अब उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक रखना है इसीलिए हम लोग यहीं पे इसको रुकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल चैप्टर वैसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी टाइम काफ़ी अच्छा खासा लेता है।